चलिए बच्चे, स्वागत है आप लोगों का। और आज जैसा कि आपको पता है कि प्रीमियर क्लास में है हम लोग, क्योंकि होता क्या है कि कभी कभी कुछ समस्याएं आ जाती हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा पहले ही आपको रिकॉर्ड करके मैं डलवा रहा हूँ। तो घबराइए नहीं, ये लाइव क्लासेस है और लगातार मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि इस क्लास का प्रमुख उद्देश्य है आपकी सफलता। और मैं तब तक थकूंगा नहीं जब तक आप सफल नहीं हो जाइएगा। इस बार क्लास लगातार चलता रहेगा। सफलता के आयाम को छूने का प्रयास करवाएंगे हम आपको और आपको सफल करवा के रहेंगे। साइंस में आपकी जो भी समस्याएं हैं उसको मेरे साथ बांटिए और लगातार मैं आपको बोलता जा रहा हूँ या बोलता आ रहा हूँ कि जिंदगी के साथ तो हूँ ही मैं, और तब तक मैं आपके साथ हूँ जब तक आपको जॉब मिल नहीं जाता। लगातार मेरी यही कोशिश रहती है कि आपकी सफलता के लिए मैं खुद भी मेहनत करूँ, आपसे भी मेहनत करवाऊँ। चूँकि ये लाइव क्लासेस होता है तो जिसकी वजह से उतना ज़्यादा मुखातिब नहीं हो पाता हूँ मैं आपसे, लेकिन फिर भी मेरा प्रयास ये रहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लासेस का लाभ उठा पाएँ। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन में। और आज चौथा सेट है और ये एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों के लिए बहुत बहुत लाभदायक है बच्चे। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, लगातार बताता आ रहा हूँ कि देखिए इस सेशन का उद्देश्य है आपके जो साइंस में जो लेवल ऑफ एजुकेशन है उसको, आपके लेवल को थोड़ा सा ऊपर करूँ मैं। देन आफ्टर क्या होगा कि आपकी सफलता पाने में आपको आसानी होगी। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। आसान क्वेश्चन है बच्चे। यहाँ देखिए क्या कह रहा है, ठीक है, देख लीजिएगा बच्चे क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन। तो आसान क्वेश्चन है। 0.6 c वेग से घूमते हुए एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान विराम द्रव्यमान m0 के रूप में क्या होगा। तो अच्छी बात है, क्या होगा विराम द्रव्यमान। तो जब भी विराम द्रव्यमान की बात करते हैं, रेस्ट मास की बात करते हैं, तो m बराबर होता है m0 अपॉन रूट अंडर 1, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। और यहां देखिए, ठीक है, आपको जो वेग दिया हुआ है भी कितना दिया हुआ, 0.6 c दिया हुआ बच्चे। तो यहां पुट कर देते हैं बराबर m0 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर का वैल्यू कितना है, तो 0.6 c का होल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर है बेटा। तो ये देखिए कर लीजिए, इसको जरा सॉल्व आउट कर लेते हैं। तो m0 अपॉन 1 माइनस, ठीक है, 6 के 36, ये सी स्क्वायर कट गया बच्चे, तो 0.36 आ गया का रूट अंडर। अब देखिए निकाल लेते हैं m0 अपॉन 1 माइनस 0.36, तो 0.64 का रूट अंडर निकल गया बेटा, ठीक है। ये निकल जाएगा कितना, तो m0 अपॉन 0.8 निकल गया। और ये पॉइंट हटाइए तो m0, ठीक है, और ये ऊपर चला गया 10 और नीचे आ गया 8 बच्चे। तो ये देखिए 2 चौके 8 और 2 पंचे 10, यानी इसका मान 5/4 m0 हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, तो आंसर बेटा हो जाएगा 5/4 m0, ध्यान में रखिएगा। तो ये आपका आंसर है। अब यहाँ पर 2-3 बातें जान लेने वाली बात है। यहाँ देखिए c मतलब प्रकाश का वेग है, और ये जो रेस्ट मास मैंने फॉर्मूला निकाला, ये किसका फॉर्मूला है, तो ये आइंस्टीन का दिया गया फॉर्मूला है, याद रखिएगा आइंस्टीन, ठीक है, रिलेटिविटी फॉर्मूले से, आइंस्टीन का रेस्ट मास फॉर्मूला से ये मैं लेके आया हूँ। आइंस्टीन का ये फॉर्मूला है बच्चे। प्रकाश का वेग जो है वो कितना होता है, तो आपको मैंने बार बार बताया बच्चे कि प्रकाश का वेग 1/रूट अंडर म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट होता है। म्यू नॉट जो है यहाँ विद्युतीय गुण है, और एप्सिलॉन नॉट जो है विद्युतीय गुण है, और म्यू नॉट जो है चुंबकीय गुण है। और इसका वैल्यू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड
होता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। अब इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है बच्चे? तो इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता ध्यान में रखिएगा जे थॉमसन महोदय हैं। कौन महोदय हैं? तो जे थॉमसन महोदय हैं। तो याद रखिएगा बच्चे, ये देखिए सॉल्व आउट कर दिया मैंने, आपको ध्यान में रखना है, बार बार इस तरह के प्रश्न आपको, ठीक है, ये करेगा। याद रखिए इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश की गणना की थी, आवेश की गणना, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश की गणना सर्वप्रथम की थी किसने? तो बच्चे मिलिकॉन ने किया था। इन्होंने जो मेथड का प्रयोग किया था उसको बोलते हैं, कौन सा मेथड? तो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट मेथड किया था। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश, याद रखिए इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होगा? तो ये होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है बच्चे। तो ये याद रखने वाली बातें हैं, बहुत सारी बातें मैंने इसमें आपको बताई। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। यहां देख लीजिए, कह रहा है सीएनजी। व्हाट इज सीएनजी बच्चे? तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। यहां देखिए क्या कह रहा है, आपका क्वेश्चन कह रहा है कि सीएनजी को वाहनों के ईंधन के रूप में भरने के लिए कितने किलोग्राम वर्ग सेंटीमीटर तक दबाया जाता है? तो कितना दबाया जाएगा? तो 200 से 250 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर इसको दबाया जाता है। अब बेटा ये ध्यान में रखिए, सीएनजी है क्या? व्हाट इज सीएनजी? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। क्या होता है सीएनजी? तो दिस इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, याद रखना है आपको, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है ये। और ये मुख्य रूप से क्या है? तो आपका मिथेन गैस का बना होता है। मिथेन, और मिथेन मतलब क्या हुआ? CH4, याद रखिए बच्चे, मिथेन यानी CH4, और इसमें थोड़ी सी मात्रा में इथेन होता है, और इसका फॉर्मूला होता है C2H6 होता है, ध्यान में रखिएगा C2H6 होता है। तो मिथेन और इथेन का यह, ठीक है, बना हुआ होता है, जिसके दाब को हमने क्या कर दिया है? तो 200 से 250 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दबा दिया है। तो ये किसका निर्माण करता है? तो यह निर्माण करता है, याद रखिए, सीएनजी का निर्माण करेगा बच्चे, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ध्यान में रखिएगा, जब हम प्राकृतिक गैस को 20 से 25 मेगापास्कल दाब पर दबाते हैं, यानी प्रेस्ड करते हैं, कंप्रेस्ड करते हैं, तो वह आपको सीएनजी का निर्माण करता है। तो याद रखना बच्चे। अब देखिए थोड़ी सी और भी बहुत सारी बातें हैं जो आपको देख लेनी पड़ेगी। गैसेस फ्यूल, याद रखना है, गैस ईंधन, कौन कौन ईंधन गैस ईंधन कहलाता है, जरा उस पर चर्चा कर लेते हैं। गैस ईंधन में ध्यान में रखिए, सबसे पहला गैस ईंधन बायोगैस होता है, बायोगैस होता है, और यह किसका बना होता है? तो बेटा यह मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बना होता है। दूसरा जो आपको गैस ईंधन है वह कौन है? तो यह है, आप बार बार सुनते होंगे नाम, घर में भी आप यूज करते हैं, और यह एलपीजी है बच्चे, एलपीजी, और यह नॉर्मल ब्यूटेन और ठीक आइसो ब्यूटेन का बना होता है। एकदम ध्यान में रखिएगा, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसो ब्यूटेन का बना होगा, यानी इसका फॉर्मूला हो गया C4 और H10 होता है बच्चे, ध्यान में रखिएगा, बार बार ये प्रश्न पूछेगा। और थोड़ी सी मात्रा इसमें प्रोपेन का भी होता है। याद रखना है कि एलपीजी में गंध के लिए हम क्या डालते हैं? तो इथाइल मरकैप्टेन का प्रयोग करते हैं। तो बार बार इस तरह के प्रश्न आपको आएंगे, तो ध्यान में रखनी है आपको, बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चालक के माध्यम से प्रवाहित एक धारा, बच्चे ये देखिए, ठीक है, करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज, आपको क्या होता है? ये मान लीजिए कि एक चालक तार है और इसकी दो बिंदुएं हैं, ध्यान दीजिएगा, इसकी दो बिंदुएं हैं, एक बिंदु ये है, यहाँ भी है, और दूसरा बिंदु ये है, और ये देखिए इससे धारा प्रवाहित हो रहा आई बच्चे। तो चालक तार के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर इससे प्रवाहित धारा का समानुपाती होता है, और भी बराबर क्या हो गया? आर आई, जहां आर बराबर क्या है बच्चे? तो प्रतिरोध है, और आर का मान क्या होता है? तो ये हो गया V/I, और इसको बोलते हैं वोल्ट पर एम्पियर, ध्यान दीजिएगा, वोल्ट पर एम्पियर, और इसे ही ओम कहा जाता है बच्चे। क्या कहा जाता है? ओम कहा जाता है। तो V/I ये ओम्स लॉ है बच्चे। कौन सा लॉ है? तो ओम्स लॉ है। जॉर्ज सिमन ओम्स ने यह नियम दिया था। एक चीज और ध्यान में रखना है, यहाँ पर क्या ध्यान में रखना है कि अगर V और I के बीच आप ग्राफ खींचेंगे तो ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होता है, लेकिन ये मैक्सिमम किसी चालक तार का
500 डिग्री सेल्सियस तक ही लीनियरली आपको वेरीज करेगा। इससे अधिक टेम्परेचर करेंगे तो ये वेरीज नहीं करेगा। तो बच्चे एकदम याद रखना है, क्या होगा, विभवांतर के प्रत्यक्षतः समानुपाती या अनुपातिक होता है। तो आपको ये ध्यान में रखनी चाहिए। मैंने कल के भी क्लास में आपको बताया था कि देखिए, जब भी प्रतिरोध की बात करते हैं तो बार बार आपको याद रखना है कि प्रतिरोध 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर्स लंबाई है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर वायर। दूसरा है एरिया ऑफ द कंडक्टर वायर, और एरिया का यह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा, और लेंथ का जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेंथ का ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और एरिया का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फिर देखिए, आपका जो, ठीक है, आपका जो क्या है रेसिस्टेंस है वो नेचर ऑफ द कंडक्टर वायर का भी प्रोपोर्शनल होगा, और अंत में यह प्रोपोर्शनल होगा किसका, तो टेम्परेचर का। ध्यान में रखिए बच्चे, चालक का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने पर बढ़ जाता है, लेकिन चालक का प्रतिरोध तापमान के घटने पर घट जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके लिए बहुत आवश्यक भी है बच्चे। चलिए, तो ये ध्यान में रखनी चाहिए आपको। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है हमारा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, फोकस दूरी के अवतल दर्पण, ठीक है, देखिए 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण, ठीक है, के सामने 20 सेंटीमीटर पर 4 सेंटीमीटर आकार की एक वस्तु रखी गई है। सुस्पष्ट प्रतिबिंब। बच्चे, मैं बार बार आपको बताता हूं कि जब भी कॉनकेव मिरर हो, ध्यान दीजिएगा, जब भी कॉनकेव मिरर हो तो कॉनकेव मिरर में ध्यान में रखिए, बार बार मैं बताता हूं आपको, यू मतलब इमेज, यू मतलब आपको, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये ऑलवेज नेगेटिव लेते हैं। भी ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव होता है तो याद रखना है, अगर पॉजिटिव होगा तो आपको, ठीक है, क्या बनेगा, तो ये बनेगा इमेजिनरी इमेज बनेगा, यानी आपको वर्चुअल या इमेजिनरी इमेज का निर्माण करता है, यानी ये बनेगा आभासी प्रतिबिंब का निर्माण करता है बच्चे। यदि नेगेटिव होता है तो ये ऑलवेज रियल यानी वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण करता है। फिर देखिए, आपको F जो है वो ऑलवेज इसका नेगेटिव होता है, ध्यान में रखना है, F क्या होगा, ऑलवेज नेगेटिव होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन पर। कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर, ठीक है, एक अवतल दर्पण, यानी F का मान दिया हुआ है, ठीक है, -10 सेंटीमीटर बच्चे, और अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बच्चे, अवतल दर्पण के सामने यानी U का मान दिया हुआ है -10। तो आपको मिरर फॉर्मूला यहां लगाते हैं, मिरर फॉर्मूला लगाते हैं, यानी 1/v + 1/u बराबर क्या होगा, 1/f, और 1/v आपको निकालना है 1/f - 1/u, और ये माइनस हो गया -1/10, और ये कितना हो गया बच्चे, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 1/20 आपको आ जाएगा। तो अब देखिए क्या करेंगे, तो ठीक है, 20 यहां पर क्या होगा, v बराबर आपको आ गया क्या, 20 × 10, ठीक है, माइनस में, अब बटे 20 - 10, 20 - 10 आ गया बच्चे। तो ये ध्यान में रखिए, ये 10 आ गया, तो आप क्या करेंगे, तो बच्चे ये देखिए कट गया, यानी ये वैल्यू निकल जाएगा आपको 20 सेंटीमीटर अवे, क्योंकि 200/10 हो गया, तो 10 कट गया, यानी 20 सेंटीमीटर ये अवे फ्रॉम द मिरर होगा, दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर यह प्राप्त होगा। तो याद रखना बच्चे, ये कैसा प्रतिबिंब होगा, तो वास्तविक होगा। कैसा प्रतिबिंब होगा, तो दर्पण के पीछे होगा। कैसा प्रतिबिंब होगा, तो बच्चे ये आपको, ठीक है, ये कहां होगा, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है बच्चे। तो 20 सेंटीमीटर देख लीजिए क्या है, तो वस्तु दूरी, ठीक है, वस्तु दूरी भी 20 सेंटीमीटर है, और आपको, ठीक है, फोकस दूरी क्या है, तो 20 सेंटीमीटर, यानी ये देखिए ये डिस्टेंस, और 2f यानी r, यानी ये इसका जो आकार होगा वो क्या होगा, तो वस्तु के समान ही होगा, क्योंकि यह सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनेगा बच्चे। सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर पर वस्तु रखी गई होती है, तो प्रतिबिंब भी रेडियस ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगा। तो ऐसे ही देखते ही इस सवाल आपका आंसर निकल जाता। अब देखिए, कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग किस में करते हैं बेटा, तो कॉनकेव मिरर या अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग कहाँ करेंगे, तो याद रखिएगा ये -20 होगा, इसका माइनस का मतलब होता है दिस इज द रियल इमेज, ठीक है बच्चे। एक चीज ध्यान में रखिएगा, मैं बार बार आपको बताता रहता हूं कि देखिए आपका जो, ठीक है, आपका जो अवतल दर्पण है इसका धसा हुआ भाग परावर्तक सतह होता है। इन कॉनकेव मिरर ठीक है, आपको ये जो है धसा हुआ भाग, यहां देखिए आपका जो धसा हुआ भाग है, ठीक है,
द बल्ज सरफेसेस, याद रखिएगा बल्ज सरफेस इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। और दो बातें और ध्यान में रखिए, अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग करते हैं किस में, तो याद रखिए सेबिंग मिरर में करेंगे। अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं किस में, तो बच्चे पैराबोलिक कनकेव मिरर के रूप में हम लोग गाड़ी के हेडलाइट में करेंगे। तो बहुत सारा, ठीक है, आपको इंपॉर्टेंट इसका वर्क होता है, तो याद रखनी चाहिए इसको। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए चालक, अर्धचालक और अवरोधक में निषिद्ध ऊर्जा बंध अंतराल, ठीक है, EG1, EG2 और EG3। बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा, ये निषिद्ध ऊर्जा अनुपात क्या होता है। बच्चे आपको पता होगा कि तो क्या होता है, दो तरह के बैंड होते हैं, एक होता है वैलेंस बैंड और दूसरा होता है कंडक्शन बैंड। याद रखिएगा किसी भी, ठीक है, किसी भी चाहे अर्धचालक हो चाहे चालक हो या कोई भी वस्तु हो, उसमें दो तरह के बैंड होते हैं, एक होता है कंडक्शन बैंड, दूसरा होता है वैलेंस बैंड। याद रखिएगा कंडक्शन बैंड ऑलवेज, ठीक है, इन अपवर्ड पार्ट ऑफ द, ठीक है, ऑफ द बैंड थ्योरी ऑफ एनी एटम। और ये कंडक्शन बैंड जो है, चालन बैंड जो है ऊपर होगा और संयोजी बैंड जो है नीचे होगा। इसके बीच जो गैप होता है उसको हम एनर्जी गैप कहते हैं और उसी को निषिद्ध ऊर्जा बंध कहा जाता है। बच्चे निषिद्ध ऊर्जा बंध अंतराल यानी एनर्जी गैप, बॉन्ड एनर्जी गैप कहा जाता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, बॉन्ड एनर्जी गैप कहा जाएगा। और यह सबसे कम किस में होता है, तो कंडक्टर में होता है। चालक में इसका मान सबसे कम होता है, ध्यान में रखिएगा। कंडक्टर में इसका मान जो होता है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, आपको क्या होगा, लेस देन, ध्यान दीजिएगा, और अप्रोक्सीमेटली लेस देन आपको 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट याद रखना बच्चे, क्या मैंने बताया कि कंडक्टर में जो Eg का मान होता है वो ऑलवेज लेस देन क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और आपको अगर यहीं पर ले लें, हम क्या ले लें, इंसुलेटर, क्या लेते हैं बच्चे, इंसुलेटर, तो ये ग्रेटर देन आपको 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका इजी होता है, यानी एनर्जी गैप होता है। और आपका जो सेमीकंडक्टर है, इसके लिए अगर बात कर ले, सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक के लिए इजी का मान जो होता है वो, ठीक है, लगभग आपको इजी के बराबर होगा। बच्चे किसके बराबर होगा, इजी क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के क्या होगा, ठीक है, लगभग बराबर होता है। तो बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा कि अर्धचालक का और, ठीक है, अर्धचालक और ये काफी, अगर कंडक्टर की बात करें तो काफी कम इजी से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से होगा, यानी या ओवरलैप करता है बच्चे, यानी इसका वैल्यू बहुत कम होता है। ये देखिए कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड एक दूसरे पर ओवरलैपिंग करेगा, जबकि आपको ये अगर बात कर ले हम लोग, ठीक है, सेमीकंडक्टर में तो कुछ ना कुछ गैप होगा इसमें। और अगर हम, ठीक है, आपको इंसुलेटर में बात करें तो देखिए एनर्जी गैप काफी लंबा चौड़ा होता है बच्चे, इसीलिए एनर्जी गैप 1 EG1 यानी EG1 अर्धचालक का है, ये काफी कम होगा। ठीक है, फिर देखिए इससे बड़ा होगा किस में, तो अर्धचालक में, और सबसे बड़ा किस में होगा, तो EG3 में होता है बच्चे। तो देख लीजिए, ये देख लीजिए सबसे बड़ा, तो ये गड़बड़ है साइन, तो ये वाला साइन हो जाएगा, यानी आपका आंसर होगा कौन सा, बी नंबर होगा। तो बैंड गैप के आधार पर भी हम, ठीक है, आपको चालक, कुचालक और अर्धचालक को बांट सकते हैं। याद रखिए, जिसमें एनर्जी गैप काफी बड़ा होता है उसको हम इंसुलेटर कहते हैं, जिसमें एनर्जी गैप कम होता है, ठीक है, कम होगा, और उसे हम क्या कहेंगे, तो सेमीकंडक्टर कहेंगे, जिसमें एनर्जी गैप नहीं के बराबर होगा, यानी ठीक है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड एक दूसरे पर ओवरलैप करेगा, तो उसे हम, ठीक है, याद रखिएगा क्या कहते हैं, तो मेटल कहते हैं बच्चे। तो सबसे अच्छा चालक कौन होगा, तो मेटल होता है। तो ये सब बातें ध्यान में रखनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा हमारा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी वायु या कौन सा वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है बच्चे। यहां देखिए, ठीक है, आपको पता है कि अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक जिसमें आपका क्या नहीं है, तो बच्चे जिसमें आपका कार्बन नहीं होगा। तो जरा फॉस्जीन देखते हैं, COCl2 फॉस्जीन होता है, कार्बन है बच्चे, इसीलिए कार्बनिक प्रदूषक हो गया। कौन सा प्रदूषक, कार्बनिक प्रदूषक होगा। जरा इस पर बात करते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड, इसमें भी कार्बन है, तो ये भी आपको क्या होगा, कार्बनिक प्रदूषक होगा। जरा देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड, ये देखिए H2S है बच्चे, तो इसमें नहीं है, इसीलिए यही अकार्बनिक प्रदूषक होगा। जबकि मीथेन का फॉर्मूला क्या हो गया, CH4 होगा। तो ध्यान में रखिएगा कि फॉस्जीन का फॉर्मूला COCl2 है और ये काफी डेंजरस गैस होता है। और ध्यान में रखना है कि फॉस्जीन जो है आपका काफी डेंजरस गैस होता है और इसका उपयोग हम लोग समुद्री क्षेत्रों में क्या करने में, तो आपको समुद्री क्षेत्रों में हम क्या करते हैं, तो सिग्नल में इसका उपयोग किया जाता है बच्चे। किसमें करेंगे, तो सिग्नल में इसका उपयोग किया जाता है। जबकि अब लीजिए, ये देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड पर
हम चर्चा करते हैं। तो हाइड्रोजन सल्फाइड जो होता है बच्चे, हाइड्रोजन सल्फाइड जो होता है, ध्यान में रखिएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S जो होता है, यह सड़े अंडे जैसा गंध देता है। मैं लिख भी देता हूं, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S का गंध कैसा होगा? तो गंध होगा, आपको एकदम ध्यान में रखिएगा, ये गंध जो होता है सड़ी मछली जैसा गंध, सड़ी मछली जैसा गंध होता है, सड़ी मछली जैसा इसका गंध होता है। ध्यान में रखना, गंध होता है किसका? तो बच्चे हाइड्रोजन सल्फाइड का गंध जो है सड़ी मछली जैसा होगा। एक चीज, दूसरी चीज क्या ध्यान में रखना है कि हाइड्रोजन साइनामाइड जो है, हाइड्रोजन साइनामाइड ये भी एक विषैला गैस होता है, काफी डेंजरस गैस होता है हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड काफी डेंजरस गैस होगा, HCN ये काफी डेंजरस गैस होगा। जबकि मीथेन आपको पता है, अभी तुरंत मैंने बताया था, बायोगैस में, ठीक है। फिर आपको मार्स गैस इसे कहा जाता है, ठीक है। फिर आप ले लीजिए प्राकृतिक गैस में CNG, PNG और LNG का प्रमुख घटक जो होता है वो कौन होता है? तो बच्चे यह मीथेन गैस ही होता है। तो ये सब बातें याद रखनी चाहिए आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित अम्लों में किसको बेकिंग पाउडर, बच्चे बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग किया जाता है? यहां देखिए, बेकिंग सोडा की अगर बात करते बच्चे, बेकिंग सोडा की बात करते तो बेकिंग सोडा सीधा सीधी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, यानी NaHCO3 होता है। जब इसमें NaHCO3 में हम टार्टेरिक एसिड जोड़ देते हैं, तो टार्टेरिक एसिड जोड़ दीजिए, टार्टेरिक एसिड जोड़ देते हैं तो यह बन जाता है क्या? तो यह बन जाएगा बेकिंग पाउडर। कौन सा पाउडर बन जाएगा? तो बेकिंग पाउडर का यह निर्माण कर लेता है। ध्यान में रखिएगा, बेकिंग पाउडर का यह निर्माण कर लेता है। तो इसमें टार्टेरिक एसिड जोड़ते हैं। अब देखिए, ऑक्जेलिक एसिड आपको पता है, पालक साग में, टमाटर में, ये सब में क्या होता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल होगा बेटा। फिर देखिए, लैक्टिक अम्ल किस में होगा? तो दूध और दही में लैक्टिक एसिड होता है। बेंजोइक अम्ल किस में होता है? तो ध्यान में रखिएगा, मूत्र में, फिर घास में बेंजोइक अम्ल होते हैं। फिर से रिपीट में कर रहा हूं, बेंजोइक अम्ल मूत्र और घास में, मूत्र और घास में। चलिए, टार्टेरिक अम्ल इमली में और अंगूर में, लैक्टिक अम्ल दूध और दही में, दूध दही में। फिर देखिए, आपको मैंने क्या बताया, दूध और दही में। फिर ऑक्जेलिक अम्ल किस में होगा बेटा? तो ऑक्जेलिक अम्ल जनरली किस में होता है? तो ध्यान में रखिएगा, ये अम्ल जो है ऑक्जेलिक अम्ल, यह टमाटर में, टमाटर में। फिर क्या किस में होगा? तो पालक में होते हैं। टमाटर और पालक में आपका कौन सा अम्ल होगा? तो ऑक्जेलिक अम्ल पाए जाते हैं। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चे, याद रखिएगा। अम्ल किसको कहते हैं, जरा उस पर भी थोड़ा सा फोकस आउट करते हैं। याद रखिएगा, मैं बार बार आपको बताता हूं कि वह पदार्थ जिसमें कम से कम एक हाइड्रोजन आयन अवश्य हो, जो, ठीक है, क्या करे? प्रोटॉन ग्रहण करे। याद रखिएगा, प्रोटॉन त्याग करे, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, ऐसे पदार्थ को, ठीक है, जो क्या करता है? तो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ये देखिए, औ से अम्ल, नौ से नीला, लौ से लाल, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा। ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं बच्चे? तो एसिड कहते हैं। याद रखिएगा, इसका स्वाद जो है वह खट्टा होता है, और यह एसिडस का बना होता है। किसका बना होगा? एसिडस का बना होता है। तो यकीन मानिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार इस तरह के प्रश्न मैं आपको बताता रहता हूं। ये देखिए, खजूर में शाखाएं नहीं होती हैं। जनरली खजूर का पेड़ आपने देखा होगा, और ये देखिए खजूर का पेड़ है, तो देखा होगा ये पूरा बिना तना का ही, बिना शाखाओं के ही होते हैं। क्यों होते बिना शाखा के? क्योंकि इसमें लेटरल बर्ड्स आपको नहीं पाए जाते। कौन सा बर्ड? लेटरल बर्ड्स, यानी पार्श्व कलिकाएं इसमें विकसित नहीं होती है। लेटरल बर्ड्स विकसित नहीं होती। ध्यान रखिएगा, विकसित नहीं होते हैं, विकसित नहीं होते हैं, एकदम ध्यान में रखना है, नहीं होते हैं। किसमें? तो बच्चे, ठीक है, पाम ट्री में जो है, ठीक है, लेटरल बर्ड्स का विकास नहीं होता है। तो ये बातें याद रखनी चाहिए। ध्यान में रखिए, कुछ पौधों के नाम आपको रेगुलर एग्जाम में पूछता है, जैसे सीसम। याद रखिए, डेलबर्जिया सीसो कहा जाता है बच्चे। क्या कहा जाता है? तो डेलबर्जिया सीसो कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, डेलबर्जिया सीसो कहते हैं, यानी सीसम के पौधे का क्या नाम होगा? तो डेलबर्जिया सीसो, डेलबर्जिया सीसो कहा जाता है बच्चे, सीसो कहा जाता है, डेलबर्जिया सीसो, याद रखना बच्चे। फिर देखिए, आपको सागौन जो है टेक्टोना ग्रैंडिस, ठीक है,
सागौन, सागौन क्या बोलेंगे? तो सागौन कहा जाता है टेक्टोना ग्रैंडिस को, टेक्टोना ग्रैंडिस को, टेक्टोना ग्रैंडिस को कहा जाता है क्या? तो इसको सागौन कहा जाएगा, ध्यान में रखना है आपको, टेक्टोना ग्रैंडिस को सागौन कहते हैं। साल क्या हो बच्चे? सियोरा रोबस्टा, सियोरा रोबस्टा, याद रखिएगा, सियोरा रोबस्टा सागौन। सागौन पौधे का नाम क्या हो गया? तो आपको सेगोरा, सेगोरा, ठीक है, रोबस्टा, रोबस्टा। तो ये ध्यान में रखिए इन सब पौधों का नाम, क्योंकि रेगुलर आपको बॉटनिकल नेम पूछेगा। मैंने क्या क्या बताया? साबोन बोलते हैं, शीशम का बताया, डेलबर्जिया सीसो, सागौन का बताया, टेक्टोना ग्रैंडिस, फिर मैंने आपको साल का बताया, तो सियोरा, सियोरा रोबस्टा, सियोरा रोबस्टा। तो ये सब ध्यान में रखिए। और पाम ट्री में शाखाएं इसलिए नहीं पाई जाती है क्योंकि इसमें पार्श्व कलिकाएं विकसित नहीं हो पाती हैं। तो बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, यकीन मानिए, ठीक है। इस सेशन का उद्देश्य है आपकी सफलता, और बार बार मैं बताता रहता हूं कि देखिए, जुड़िए जुड़िए, अपने मित्रों को भी इस सेशन से जोड़ने का प्रयास कीजिए, यकीन मानिए, ठीक है, आपके साइंस का लेवल निश्चित रूप से इंक्रीज होगा ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, निम्नलिखित में से क्या कहा क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा फसली पौधों के लिए प्रयुक्त सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? फॉर हार्वेस्टिंग प्लांट विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजफुल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एलिमेंट। तो देखिए बच्चे, पौधों में दो प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, याद रखिए, पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व, पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व, पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व याद रखना है। कौन कौन होगा? तो पौधों के लिए आवश्यक, ठीक है, पोषक तत्व, पोषक तत्व, पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व कौन कौन होता है? तो बच्चे एकदम ध्यान में रखिए, ये दो प्रकार का पोषक तत्व होगा। पहला जो पोषक तत्व होगा उसको बोलते हैं हम लोग क्या? सूक्ष्म, सूक्ष्म बोलते हैं। सूक्ष्म मतलब क्या हुआ? माइक्रो, माइक्रो बोलते हैं। दूसरा जो होता है उसको हम लोग मैक्रो बोलते हैं, यानी बृहद बोलते हैं, मैक्रो। और ध्यान में रखिए, बृहद या मैक्रो बोलते हैं, मैक्रो। और मैक्रो और माइक्रो दोनों देख लीजिए। मैक्रो में कौन कौन होगा बच्चे? मैक्रो में होगा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, सल्फर, ठीक है, मैग्नीशियम, उसके बाद कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम, उसके बाद पोटेशियम, और बोलते फॉस्फोरस और पोटेशियम। ये देखिए कितने हो गए? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 कुल बृहद 9 होते हैं। कुल पोषक तत्व कितने होते हैं? तो 17 आवश्यक पोषक तत्व है, और 8 जो है आपका क्या हो गया? तो 8 जो है सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। कौन कौन होगा? तो ये देखिए कौन कौन होगा? तो बच्चे ये देखिए, फेरस होगा, कोबाल्ट होगा, निकेल होगा, मोलिब्डेनम होगा, फिर देखिए बोरोन होगा, फिर क्लोरीन होगा, फिर मैग्नीज होगा, मैग्नीज होगा, जिंक होगा, फिर आपका, ठीक है, जिंक हो गया। तो ये देखिए 4 और 4, ये 8 एलिमेंट्स होते हैं। तो कुल मिलाकर के, ठीक है, प्रमुख पोषक तत्व जो है कुल मिलाकर के 17 प्रमुख पोषक तत्व हैं। पोटेशियम आपको बृहद पोषक तत्व है, कैल्शियम यहां देखिए, ठीक है, आपको कैल्शियम बृहद पोषक तत्व है, मैग्नीशियम बृहद है, लेकिन आयरन जो है सूक्ष्म पोषक तत्व पौधों के लिए आवश्यक होता है। तो ये बातें याद रखनी पड़ेगी बच्चे कि पौधों के लिए कितने तत्व की आवश्यकता होती है। तो कुल मिलाकर पौधों के लिए याद रखिएगा 17 पोषक तत्व आवश्यक होते हैं, जिसमें से 9 और 8 दो भागों में मैंने उसको बांट दिया। बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि फास्फोरस क्या कार्य करता है? तो जड़ों के विकास के लिए, ठीक है, बोलते पोटेशियम क्या कार्य करता है? तो जड़ों के विकास के लिए यह आवश्यक है। याद रखिए, कैल्शियम जो है, ठीक है, पौधों को दृढ़ता प्रदान करता है, पौधों को क्या करेगा? दृढ़ता प्रदान करेगा। मैग्नीशियम आपको पता है कि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम आयन का होना बहुत बहुत आवश्यक है, और यह फोटोन ऊर्जा का अवशोषण करने की क्षमता रखता है। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए, विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला कहां पर स्थित है? तो बच्चे ये चिली में स्थित है, याद रखिएगा, चिली के अटाकामा में, ध्यान देना है, चिली के अटाकामा में यह स्थित है। कौन? तो ये आपको याद रखिए सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला है। और ठीक है, यह कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो 5640 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। याद रखना है, जैसे ही दूरबीन की बात आती है तो दूरबीन का निर्माण किया गैलीलियो ने, ठीक है, गैलीलियो ने। वर्तमान में, ठीक है, दूरबीन मुख्य रूप से दो प्रकार का यूज करते हैं। एक यूज करते हैं खगोलीय दूरबीन, खगोलीय दूरबीन यानी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में दो, ठीक है, बड़े बड़े उत्तल लेंस लगे होते हैं। एक को बोलते हैं आईपीस, दूसरे को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, और इसका निर्माण किया था केपलर ने। बच्चे किसने किया? केपलर नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो ये ध्यान में रखनी चाहिए आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। यहां देख लीजिए, ठीक है, प्रथम भारी पानी संयंत्र स्थापित किया गया था। तो बच्चे
भारी पानी, भारी पानी, भारी पानी किसको बोलते हैं? तो भारी पानी यानी हेवी वाटर। हेवी वाटर किसको बोलेंगे? तो हेवी वाटर जो होता है वो D2O होता है और इसका उपयोग 2 कार्यों में किया जाता है। ध्यान में रखना है, कितने कार्य में? 2 कार्यों में किया जाएगा। पहला जो कार्य होता है वो हम लोग मंदक में यानी मॉडरेटर में यूज करेंगे, दूसरा इसका यूज करेंगे शीतलक में यानी कूलेंट में यूज करते हैं। ध्यान में रखिएगा, भारी पानी विश्व का सबसे अधिक का उत्पादन यानी 20% उपयोग योग भारी जल का उत्पादन भारत करता है और भारत में सबसे पहला जो ठीक है आपको लगा था वो कहाँ लगा था? तो पंजाब के नांगल में और यह 1962 में स्थापित किए गए थे। कब स्थापित किए गए थे? तो 1962 में। तो प्रथम भारी पानी संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो नांगल में 1962 में स्थापित किया गया था। बच्चे आपको पता होगा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ISS ठीक है, इसरो, ये सभी कहां पर स्थित हैं? तो बेंगलुरु में स्थित है, बेंगलुरु में स्थित है। भोपाल में क्या है? तो बच्चे मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी यानी मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी यानी मुख्य नियंत्रक केंद्र MCF मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी यानी मुख्य नियंत्रक केंद्र यह स्थापित है। इसके 2 प्रमुख संस्थाएं, एक कर्नाटक के हासन में, दूसरा जो है वह ठीक भोपाल में स्थित है। याद रखना है। हैदराबाद में क्या है? तो यहाँ DNA फिंगरप्रिंटिंग संस्था स्थित है। DNA फिंगरप्रिंटिंग यानी अंगुली छाप वाली जो संस्था है वो स्थित है, यानी DNA फिंगरप्रिंटिंग के लिए मुख्य संस्था कहां पर है? तो बच्चे हैदराबाद में स्थित है। तो ये सब बातें याद रखिएगा। D2O का निर्माण किया था सबसे पहले यूरे ने, याद रखना है, यूरे ने किया था। और ठीक है यूरे ने किया था। याद रखना है आपको कि भारी पानी जो होता है D2O जिसको बोलते हैं, ठीक है, D2O याद रखिए, भारी पानी यानी ठीक है जल का 6000 भाग में यानी साधारण जल के 6000 भाग में 1 भाग क्या होता है? तो भारी जल होता है। ध्यान में रखना है आपको। और ठीक है, इसका निर्माण कैसे करते हैं? तो जल का, साधारण जल का ठीक है आपको बार बार विद्युत अपघटन कराने से आपको भारी जल का निर्माण होता है। तो ये सब बातें याद रखनी चाहिए बच्चे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहां देखिए, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है? तो बच्चे कोहरा वायु प्रदूषक नहीं है, यानी फॉग जो है आपका वायु प्रदूषक नहीं होता है। कोहरा होता क्या है? तो बच्चे कोहरा जो है, ध्यान में रखिए, कोहरा यानी फॉग जो है यह एरोसोल कोलाइड है। कौन सा कोलाइड है? एरोसोल कोलाइड है। और याद रखिए, एरोसोल कोलाइड क्या होता है? तो गैस में ठीक है द्रव या गैस में ठोस को हम एरोसोल कोलाइड कहते हैं। गैस में द्रव या गैस में सॉलिड यानी ठोस जो होता है मिलकर के एरोसोल कोलाइड का निर्माण करता है। जबकि ओजोन देखिए बहुत अधिक प्रदूषक है। याद रखिएगा कि ओजोन अगर समताप मंडल में है तो यह हमारे लिए बहुत लाभदायक है, लेकिन ओजोन अगर क्षोभ मंडल में है तो यह प्रकाश रासायनिक धूम यानी फोटोकेमिकल स्मॉग का निर्माण करता है, जिसके कारण यह काफी अधिक ठीक है हमारे लिए अप्रभावकारी है। बच्चे कैडमियम आपको पता है कि यह भी आपको वायु प्रदूषक है, लेकिन सबसे अधिक कैडमियम जो है जल को प्रदूषित करता है। प्रदूषित जल के सेवन से क्या होता है? तो बच्चे ठीक है इटाई रोग होता है, इटाई रोग होगा। जबकि सीसा जो है ये भी जल को वायु को शब्द को प्रदूषित करता है और यह मानसिक रोग उत्पन्न करता है। कौन सा रोग उत्पन्न करेगा? तो मानसिक रोग उत्पन्न करेगा। अब देखिए यहां पर वर्ड यूज हो रहा है वायु प्रदूषक। बच्चे वायु मतलब क्या हुआ? गैसों का समांगी मिश्रण। वायु मतलब यह ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन का यह मिश्रण होता है। याद रखिए, सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद आर्गन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड पाए जाते हैं। यदि वायु में अवांछित यानी अनवांटेड मटेरियल्स मिल जाते हैं तो वह वायु की वास्तविक या प्राकृतिक गुणवत्ता को वह प्रभावित करता है और इसे ही वायु प्रदूषण कहा जाता है। और जो पदार्थ यह प्रदूषण करता है उसे हम वायु प्रदूषक या एयर पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। तो ध्यान में रखने वाली बातें हैं सारी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि खाद्य श्रृंखला में किस प्रदूषण का दीर्घकालिक सांद्रण CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम सिंड्रोम रोग उत्पन्न करता है, जिसमें कोमा तथा मृत्यु तक हो जाती है। बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखिए कि जब भी आप किसके प्रभाव में आ जाएंगे, यदि आप प्रभाव में आ जाएंगे किसके? सीसा में। अभी मैंने बताया था सीसा जो है ये डेंजरस है बच्चे। लेड जो होता है ये काफी अधिक, लेड जो होता है PB ये काफी अधिक डेंजरस है। यह हमारे CNS को सीधे प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करेगा? CNS को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, जिसके कारण क्या होगा? तो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रभावित हो जाएगा और ठीक है मानसिक क्षमता ठीक है गड़बड़ हो जाएगी, जिससे हम
कोमा में भी जा सकते हैं और हमारी मृत्यु तक हो जाती है। जबकि पारा प्रदूषण से, ध्यान दीजिएगा, पारा प्रदूषण से क्या होगा, तो मिनी माता रोग होता है। कौन सा रोग होता है, तो मिनी माता रोग होता है। मैं बार बार बताता रहता हूं। देखिए पारा जो है एकमात्र द्रव धातु है, ध्यान दीजिएगा, एकमात्र द्रव धातु कौन, तो पारा होता है बच्चे, द्रव धातु होता है, एकमात्र द्रव धातु पारा है। जबकि आर्सेनिक के प्रदूषण से ब्लैक फुट रोग होता है। कौन सा रोग होगा, तो ब्लैक फुट रोग होता है। जबकि फ्लोराइड के प्रदूषण से फ्लोरोसिस हो जाता है और दांतों का क्षरण ठीक है उत्पन्न हो जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सीएनएस को प्रभावित करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करने वाला पदार्थ कौन होता है, तो यह लेड होता है, ध्यान में रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस कौन है, आप बहुत अच्छे से जानते होंगे बच्चे। मॉनिटर, आपको पता है मॉनिटर पर हम क्या करते हैं, तो फिगर देखते हैं, यानी यह जो है आउटपुट डिवाइस है। जबकि प्रिंटर, प्रिंटर क्या होता है, तो आप इस पर ठीक है, आजकल लेजर प्रिंटर का बहुत ज्यादा उपयोग होता है। हम लोग सॉफ्ट कॉपी प्राप्त करते हैं, किसी भी बोलते हैं हम लोग हार्ड कॉपी प्राप्त करते हैं किसी भी ठीक है रिटर्न मटेरियल का। चलिए फ्लॉपी डिस्क, ये देखिए फ्लॉपी डिस्क जो होता है बच्चे, आपको पता है यह ठीक है आपको स्टोरेज डिवाइस है। कौन सा डिवाइस है, तो स्टोरेज डिवाइस है। जबकि जॉयस्टिक, ध्यान दीजिएगा, जॉयस्टिक यह आपको इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है, इनपुट डिवाइस होता है। जॉयस्टिक इज एन इनपुट डिवाइस। कौन कौन इनपुट डिवाइस होगा, कीबोर्ड, माउस, ध्यान दीजिएगा, कीबोर्ड, माउस, ठीक है, जॉयस्टिक और ठीक है आपको जॉयस्टिक और आपको माइक्रोफोन, ठीक है, माइक्रोफोन, ये सभी जो है आपका कौन सा डिवाइस है, तो इनपुट डिवाइसेस है। जबकि यहीं पर ले लीजिए मॉनिटर, प्रिंटर, मॉनिटर, प्रिंटर, फ्लॉपी डिस्क, ठीक है, ये सब क्या हुआ, तो आपको ठीक है आपका आउटपुट डिवाइसेस हो गया। तो ये सब याद रखने वाली बातें हैं, बार बार इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो बच्चे परम युवा था। परम युवा भारत का पहला स्वदेशी ठीक है आपको कंप्यूटर है। पहला स्वदेशी कंप्यूटर कौन है, तो यह कंप्यूटर का नाम क्या है बच्चे, तो नाम है इस कंप्यूटर का क्या, तो परम 800, याद रखिएगा, परम 8000। और इसका निर्माण 1991 में सीडक ने किया था। किसने किया था, सीडक ने किया था, सीडक ने किया था। और ये पूना में एक संस्था है बच्चे, याद रखिए, ठीक है। अगर विश्व के सुपर कंप्यूटर की बात करेंगे तो विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर जो है वो सीडीसी, याद रखिए, सीडीसी, क्रेवन भी इसको बोलते हैं, सीडीसी 6600 है बच्चे। और इसका निर्माण किया था सेमन क्रे, सेमोर क्रे नामक वैज्ञानिक ने किया था। और क्रे कंपनी ने इसका उत्पादन शुरू किया था बच्चे। और ध्यान में रखिएगा, सुपर कंप्यूटर का भारत में पिता किसको कहते हैं, तो विजय पांडुकर भटकर को, विजय पांडुकर भटकर को। अगर वर्तमान की बात करें तो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर वर्तमान में, अगर विश्व की बात करते हैं तो फुगाकू, अगर भारत की बात करते हैं तो बच्चे के परम सिद्धि एआई, परम सिद्धि एआई भारत का वर्तमान में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। तो ये सब बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी सफलता के लिए, तो याद करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए, डैश को अपेक्षाकृत कम उष्मा वाली सामग्री के कारण कोयला के निम्नतम श्रेणी में ठीक है भूरे रंग वाले कोयले के रूप में जाना जाता है। तो देखिए बच्चे, आपको पता होगा कि अगर हम कोयले की बात करते हैं, अगर हम कोयले की बात करते हैं तो सबसे कम जो कार्बन कंटेंट होता है, सबसे कम जो कार्बन कंटेंट होगा वो किस कोयले में होगा बच्चे, तो यह कार्बन कंटेंट सबसे कम होता है। याद रखना है आपको, सबसे कम कार्बन कंटेंट जो होगा वह ठीक है वह होता है आपको पिट में। किसमें होगा, पिट में होगा। अगर हम बात कर लें ठीक है लिग्नाइट का, तो उससे अधिक होता है कार्बन कंटेंट लिग्नाइट में। अगर हम बात कर लें कि सबसे अधिक जलवाष्प किसमें होगा, तो पिट के कोयले में होता है। कौन सा कोयला में, पिट में होता है बच्चे। सबसे कम ठीक है कार्बन कंटेंट जो होता है वो पिट में होगा, लेकिन जलवाष्प की मात्रा सबसे अधिक पिट में होता है, याद रखिएगा बच्चे। अब देखते हैं कि लिग्नाइट को हम भूरा कोयला कहते हैं। ध्यान दीजिएगा जरा, सबको हम बात कर देते हैं। ये देखिए लिग्नाइट, सबसे पहले क्या बताया मैंने, पिट बताया, और इसमें कार्बन कंटेंट कम होगा, जलवाष्प की मात्रा अधिक होगी। लिग्नाइट ये जो है इसे हम ठीक है याद रखिए, इसे भूरा कोयला भी कहते हैं। और ये पिट को हम जीवाश्म कोयला भी कहते हैं। कौन सा कोयला कहेंगे, जीवाश्म कोयला भी कहते हैं। जबकि ठीक है ले लीजिए बिटुमिनस, बिटुमिनस
बिटुमिनस जो है इसे हम याद रखें मुलायम कोयला कहते हैं। कौन सा कोयला कहेंगे? मुलायम कोयला कहा जाता है। और इसमें थोड़ा सा इन दोनों की अपेक्षा थोड़ा सा ठीक है ज्यादा कार्बन कंटेंट होता है। ये देखिए इसमें जो है लगभग 45 से 55% कार्बन कंटेंट होता है और इसमें जो है लगभग 75 से ठीक है 80% कार्बन कंटेंट होता है। अगर हम इसमें बात कर लें तो लगभग आपको 80 से ठीक है 80 से 88% कार्बन कंटेंट होता है। अगर हम एंथ्रासाइड की बात करें तो इसमें लगभग ठीक है 93 से 95% कार्बन कंटेंट होता है। यहीं पर ठीक है आपको सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइड को ही कहा जाता है। याद रखिए कार्बन ठीक है कोयला का निर्माण जो है ठीक है जमीन के अंदर जब लकड़ियां दब जाती हैं तो कालांतर में ठीक है प्रेशर और टेम्परेचर के अधिक होने के कारण इसका रूपांतरण कोयला में हो जाता है। तो ये सब बातें याद रखनी चाहिए आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए गैल्वेनाइज इस्पात और लोहे की एक पतली परत के साथ विलोपन करके जंग से बचाने का एक तरीका है। बच्चे क्या होता है कि आपको जंग से बचाने के लिए आपके लोहा के ऊपर एक पतली ठीक है जिंक की परत चढ़ा देते हैं और इस घटना को हम क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन। क्या बोलेंगे? गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। ध्यान में रखना है गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। जिंक की परत आपको चढ़ाते हैं, जिंक की परत चढ़ाते हैं। देखिए लोहा पर जंग लगना एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, लोहा पर जंग लगना एक रासायनिक अभिक्रिया है। लोहा पर जंग लगने से लोहे के भार में क्या होती है? वृद्धि हो जाती है। लोहा पर जब जंग लगता है तो उस पर फेरस ऑक्साइड Fe2O3 ठीक है और इंटू XS2O या आपको फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 इंटू FeOH3 का एक मोटा सा लेप चढ़ जाता है और ये जंग है बच्चे। क्या है? ये जंग है। और ध्यान में रखिएगा रस्ट इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रस्ट बोलते हैं। लोहा को जंग से बचाने के लिए बहुत सारी प्रक्रियाएं अपनाई जाती है जिसमें आपको लोहा पर जिंक की परत चढ़ा देते हैं, लोहा पर ठीक है तेल चढ़ा देते हैं, ग्रीस चढ़ा देते हैं, ग्रीस की एक परत चढ़ा देंगे या आपको लोहा को मिश्र धातु बना देते हैं। याद रखिएगा स्टेनलेस स्टील जो है यह ठीक है आपको जंग रहित इस्पात होता है। स्टेनलेस स्टील जंग रहित इस्पात होता है और इसे जंग रहित बनाने के लिए इसमें क्रोमियम की कुछ मात्रा मिला दी जाती है। तो ये सब बातें याद रखने वाली बातें हैं बच्चे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग क्या कह रहा है। नाइट्रस ऑक्साइड एक रंगहीन ठीक है रंगीन और गंधहीन पदार्थ होता है ठीक है जिसे डैश के नाम से जाना जाता है। तो बच्चे आपको पता होगा नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है इसे हम हास्य या लाफिंग गैस कहते हैं बच्चे। और इसका फॉर्मूला होता है क्या? तो इसका फॉर्मूला होता है N2O और यहां देखिए आंसू गैस या टीयर गैस इसका फॉर्मूला होता है CCl3NO2 होता है बच्चे। और ये टीयर गैस होता है और यह लेक्रामेल ग्लैंड को इंसिस्ट करके हमको क्या करता है? तो हमारे आंखों से अश्रु बाहर निकालने का प्रयास करता है। हास्य गैस यानी नाइट्रस ऑक्साइड का उपयोग हास्य गैस में करते हैं और इसका उपयोग जनरली डेंटिस्ट एनेस्थेसिया के रूप में करता है। डेंटिस्ट जो है इसका उपयोग एनेस्थेसिया के रूप में करता है बच्चे। तो ये ध्यान में रखने वाली बातें हैं। बार बार इस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में ठीक है परेशान करेगा। याद रखिएगा कि एनेस्थेसिया में हम लोग तीन चीजों का जनरली मैं बताता हूं बच्चों को, तीन चीजों का उपयोग। सबसे पहले नाइट्रस ऑक्साइड, उसके बाद क्लोरोफॉर्म CHCl3 और अंत में मैं बताता हूं डाइथाइल ईथर ठीक है C2H5O C2H5। याद रखना है इन सब चीजों को। तीन मुख्य रूप से एनेस्थेसिया में प्रयुक्त होने वाले पदार्थ को मैंने आपको बताया। चलिए तो ये आज का सेशन है बच्चे ठीक है। देख लेते हैं आगे और भी प्रश्न है क्या? तो यहां देख लीजिए ठीक है नहीं है तो ये आज का सेशन है। कल फिर इसी टाइम में आपको मिलेंगे और अभी केवल 2 दिन जो है आपका प्रीमियर होगा, बाकी आपको लाइव में रहूंगा और लाइव जुड़ूंगा क्योंकि लाइव जुड़ने से क्या होता है बच्चों से संवाद हो पाता है और जब तक संवाद ना हो तो पढ़ाई का कोई ज्यादा मजा नहीं आता है। फिर भी ठीक है थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए ठीक है और आगे जो है जोड़िए अपने मित्रों को, दोस्तों को ठीक है जितने भी अजीज मित्र हैं उसको जोड़िए। यकीन मानिए आपकी सफलता ठीक है ही मेरा उद्देश्य है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत।